मंगोल रियासत के क़याम और चीन के शीजिया और जिनके शुमाली इलाके को फतह करना बहुत से फातहीन के लिए काफ़ी होता, लेकिन चंगेज़ खान तो अभी शुरुआत कर रहे थे। अब उनकी नज़र मगरब की ज़मीनों पर थी। कुछ छोटे वाक़ात ने मंगोलों को पड़ोसी सल्तनतों पर हमला करने की वजह दी। चीन में जो कत्ल आम हुआ वो वस्ती एशिया और ईरान में मंगोल हमले के दौरान होने वाले खूनरेज़ वाक़ात के सामने कुछ भी नहीं था। नाइमान कबीले को चंगेज़ खान ने सिंध तोहर फेव में शिकस्त दी थी। शिकस्त के बाद कबीले का सरदार कोचलुग मगरब की तरफ भाग गया। सुंजदो आत में इसे दोबारा चंगेज़ खान ने शिकस्त दी और वो करीबी वेस्टर्न लियाव सल्तनत में पनाह लेने पहुंचा। वहां इसे खुश आमदीद कहा गया और इसने शहनशाह झेलोको की बेटी से शादी कर ली। 2 साल बाद कोचलुग ने अपने ससुर के खिलाफ बगावत कर दी और सल्तनत पर कब्जा कर लिया। सन 1960 में कोचलुग ने इरमालिक शहर पर हमला किया जो मंगोलों की हिफाजत में था। चंगेज़ खान ने अपना बेहतरीन जनरल जैबे भेजा। बालासागोन की जंग में कोचलुग को शिकस्त हुई और 2 साल में पूरी सल्तनत मंगोलों के ज़ीरे हुक्मरानी आ गई। अब वो अजीम ख्वारिज़्म सल्तनत की सरहदों के करीब थे जो एक फारसी तहजीब के तुर्क हुक्मरानों के ज़ीर इक़्तिदार थी। चंगेज़ खान ने शाह मोहम्मद दूम को कीमती तहाइफ के साथ एक कारवान भेजा ताकि तिजारत कायम की जा सके, लेकिन ख्वारिज़्म के शहर ओतरार के गवर्नर अनालचोक ने कारवान के अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इल्ज़ाम लगाया कि वो जासूस हैं। चंगेज़ खान ने फिर शाह को 3 सफ़ीर भेजे और मुतालबा किया कि ताजरों को फौरन रहा किया जाए। मोहम्मद ने इनकार कर दिया। ताजरों को और एक सफ़ीर को कत्ल कर दिया गया। चंगेज़ खान के नज़दीक मेहमान नवाजी के असूल बहुत मुक़द्दस थे, लेकिन वो टूट गए जिस पर इसने बदला लेने का मंसूबा बनाया। इसने सिल्क रोड से अपने दुश्मनों के बारे में मालूमात जमा किए, चीन से मुहासरे के माहिरीन को बुलाया और अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा बनाया। दोनों तरफ की तादाद पर इख्तिलाफात हैं, मगर ज्यादातर माहिरीन का मानना है कि मुहिम के आगाज में मंगोलों की तादाद ख्वारिज़्म की फौज से ज्यादा थी। तुदाइन की सर्दियों में चंगेज़ खान ने अपने सबसे बड़े बेटे जोची और जैबे को लगभग 20,000 फौजियों के साथ तयान शान पहाड़ों के पार भेजा ताकि वो ज़रख़ीज़ फरगाना वादी में लूट मार करें। यह खतरनाक था लेकिन कामयाब रहा, क्योंकि वो दिफाई लाइनों को चकमा देकर दुश्मन को गुमराह कर गए जो समझ रहा था कि ये मेन फौज है। इसी दौरान चंगेज़ के दूसरे और तीसरे बेटों चगताई और ओगदेई की क़यादत में एक और फौज जल्दी से डिज़ंगारी गेट से गुजरी और ओतरार का मुहासरा कर दिया, जहां 20,000 फौजी तैनात थे। 5 महीने बाद एक गदार ने दरवाजे खोल दिए और मंगोलों को शहर में दाखिल होने दिया। ओतरार पहला शहर था जहां की पूरी आबादी या तो कत्ल कर दी गई या गुलाम बना ली गई, फिर इसे जमीन बोस कर दिया गया। इनालचूक को गिरफ्तार किया गया और कहा जाता है कि इसकी आंखों और कानों में पघली हुई चांदी डाल दी गई। मोहम्मद दूम अपने दारुल हुकूमत समरकंद के गिर्द मजबूत दिफा तैयार कर रहा था, लेकिन चंगेज़ ने इसे चालाकी से धोखा दिया और कैज़ीलकुम सहरा का 300 मील का सफर तय करके, जो नामुमकिन समझा जाता था, नखलस्तानों से होते हुए आगे बढ़ गया। मंगोलों ने खुद को बुखारा के दरवाजे पर पाया। शहर का दिफा बहुत कमजोर था। मायूस मुहाफिजीन ने बाहर निकलकर मंगोलों का मुकाबला करने की कोशिश की, मगर वो खुले मैदान में जबरदस्त कत्ल आम का शिकार हो गए। फिर 1220 ईस्वी के मार्च में मंगोलों ने ख्वारिज़मिया के दारुल हुकूमत समरकंद का मुहासरा किया। मंगोलों ने शहर और इसके 40,000 के लश्कर पर कैदियों को ढाल बनाकर हमला किया। तीसरे दिन गार्ड ने जवाबी हमला किया। चंगेज़ ने वापसी का दिखावा किया और तकरीबन आधे गार्ड को, जिनमें जंगी हाथी भी शामिल थे, समरकंद की दीवारों से बाहर निकालकर खुले मैदान में कत्ल कर दिया। शाह मोहम्मद दूम ने शहर को 2 बार बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार पसपा हो गए। 5वें दिन तकरीबन तमाम फौजी हथियार डाल चुके थे। शहर के तकरीबन 1 लाख रहायशियों को कत्ल कर दिया गया। शाह और इसका बेटा मगरब की तरफ फरार होने में कामयाब हो गए।
चुनांचा जंगीज खान ने अपने जर्नील सबुताई और जैबे को तकरीबन 20,000 फौज के साथ उन्हें पकड़ने का हुक्म दिया। इस लश्कर की तारीखी महम अपनी अलग कहानी की मुस्तहिक है जो जल्द बयान की जाएगी। समरकंद की तबाही मुकम्मल करने के बाद जंगीज खान ने अमीर शहर और गिंज की तरफ कदम बढ़ाया। जनूब से हमला आवर होते हुए उसका बेटा जोची शमाल से शहर पर हमला आवर हुआ। सख्त मुजाहमत के बावजूद शहर फतह हो गया, लेकिन इससे मंगोलों के लिए एक नई मुश्किल पैदा हो गई। जोची को शहर लौटने का हक दिया गया था, मगर इसने जायदाद को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए मकामी लोगों से बातचीत करना पसंद किया, जबकि इसके भाइयों को यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इसकी मुखालफत की। चंगेज ने अपने बड़े बेटे को कमान से हटा दिया और तीसरा बेटा उक्ताई को इसकी जगह मुकर्रर किया, जिसने शहर को तबाह करने का हुक्म दिया। यह फैसला आने वाली कई दहाइयों में मंगोल सल्तनत पर गहरा असर डालेगा, क्योंकि इसने जोची को हमेशा के लिए खानदान से अलग कर दिया। जब अरगंज तबाह हो रहा था, तौलवी तेमुजिन का सबसे छोटा बेटा 50,000 सिपाहियों के साथ खरासान के इलाके में गया। उसने तेजी से बल्ख, मरो और निशापुर के शहरों पर कब्जा किया और उन्हें मनहदम कर दिया। हरात ने हथियार डाल दिए और इसे माफ कर दिया गया, जैसा कि कोई भी दूसरा शहर जो लड़ाई के बगैर हथियार डाल देता था। मंगोल इतनी बड़ी आबादी को काबू में नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्होंने एक कौम को काबू पाने के लिए अमली जुल्म और सितम को अपना बुनियादी तरीका बनाया। कत्ल आम मजहबी या सकाफती वजूहात की बना पर नहीं किए गए थे, और वो चाहते थे कि हर कोई इसे इसलिए जाने ताकि मज़ाहमत रोकी जा सके। अब तक मंगोलों ने कभी अपने दुश्मन को नफसियाती जंग के जरिए फौज जमा करने की इजाज़त नहीं दी और छूटे ग्रोहों को अलग अलग निशाना बनाया। वो कभी एक जगह पर सब इकट्ठे नहीं होते थे। जब एक शहर मुहासरे में होता तो दूसरी फौज गांव देहात में गश्त करती और लूट मार करती। मोहम्मद के बेटे जलालुद्दीन ने तुर्क और अफगान जंगजुओं की 60,000 की फौज जमा की, जो मंगोलों की तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जैसे ही यह खबर चंगेज खान तक पहुंची, इसने 30,000 फौजी भेजे, जिनकी क़ियादत तारतार सरदार कोटाको जलालुद्दीन कर रहा था। वो काबुल, अफगानिस्तान के शुमाल में 65 मील दौड़ परवान पहुंचा, जहां उसने नागजीर जंग का इंतजार किया। कोटाको ने अपने खान के हुक्म का इंतजार ना किया और दुश्मन से लड़ाई शुरू कर दी। दोनों तरफ की ताकतें एक तंग वादी में मिले, जो घुड़सवारों की हरकत के लिए मुनासिब नहीं थी। जलालुद्दीन ने पहल की, अपने तुर्क दाएं बाजों को हुक्म दिया कि घुड़सवारों से उतर कर लड़ाई शुरू करें, और वो मंगोलों पर तीर बरसाने लगे। उसके तीर अंदाज लड़ाई जीत रहे थे, क्योंकि अतरे हुए तीर अंदाज घुड़सवारों की निस्बत ज्यादा दुरुस्त और महलक थे। दोनों तरफ ने अपनी जगह पकड़े रखी, यहां तक कि अगली सुबह अफगान जंगजुओं ने देखा कि मंगोल फौज को मजीद सिपाही भेजे जा रहे हैं। यह बात कमांडरों को परेशान कर गई, लेकिन जलालुद्दीन ने अपने अफसरों को सुकून दिया और पीछे हटने की बजाय पूरी सफ को इतर कर लड़ने का हुक्म दिया। दरहकीकत मंगोलों ने अपने 3 से 4 इजाफी घोड़ों पर तंके के पतले रखे थे ताकि धोखा दिया जा सके। जब पूरी सफ अतर गई तो कोटाको ने अपने घुड़सवारों को हुक्म दिया कि अफगानों के बाएं बाजों पर तीर बरसाना शुरू कर दें, लेकिन वो पक्के तीर अंदाजों के सामने पसपा हो गए। फिर मंगोलों ने पूरी महाज पर हमला कर दिया। सख्त और तंग रास्ते की वजह से, जहां आमतौर पर मन घड़त पीछे हटने और गहराव की चलना मुमकिन न थी, मशहूर मंगोल नज़्म व ज़ब्त पहली बार गैर मुल्की दुश्मन के सामने टूट गई। जैसे ही सवारों ने तादाद में ज्यादा तीर अंदाजों के सामने डिट कर मुकाबला किया, मंगोलों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। यहां जलालुद्दीन ने मौका देखा और अपने फौजियों को हुक्म दिया कि वो घुड़सवार होकर दोबारा हमला करें। मंगोल फौज का आधा हिस्सा तबाह हो गया, जबकि बाकी आधे ने फरार इख्तियार कर लिया। इस शिकस्त ने मंगोलों की शिकस्त नापजीरी का वो भरम तोड़ दिया। वो शहर जो पुरामन तरीके से हथियार डाल चुके थे, उन्होंने हथियार उठा लिए, जिसकी वजह से चंगेज और इसके बेटे तौलवी को बागियों को काबू पाने में 1 महीना इजाफी लगाना पड़ा।
लेकिन ख्वारिज़म के शहजादे की फौज जीत के फौरन बाद आपस में फसाद का शिकार हो गई। सिर्फ 20,000 फौजियों के साथ जलालुद्दीन दरियाए सिंध की तरफ रवाना हुआ ताकि भारत में पनाह ले सके। चंगेज खान फौरन परवा की जानिब रवाना हो गया। 2 दिन की दौड़ के बाद पंजाब के रास्ते चंगेज खान दरियाए सिंध पर जलालुद्दीन तक पहुंच गया। जैसे ही शहजादा दरिया पार करने वाला था, मंगोलों ने पूरा दिन आराम किया। सुबह होते ही वो दुश्मन पर हमला आवर हो गए। दरिया के किनारे चपके और पहाड़ ने उनके एक पहलू को ढांप रखा था। पहला हमला पसपा कर दिया गया तो जलालुद्दीन ने जवाबी हमले का हुक्म दिया, जिसने तकरीबन मंगोल फौज को तोड़कर रख दिया। फिर चंगेज ने अपनी 10,000 की रेजरो फौज पहाड़ के पीछे से भेजकर जलालुद्दीन की फौज पर 2 तरफ से हमला किया। दोनों तरफ से हमले के बायस फौज बिखर गई और जलालुद्दीन ने भागने का फैसला किया। फतह के बाद चंगेज ने अपने एक कमांडर को 20,000 फौजियों के साथ शहजादे का पीछा करने भेजा, लेकिन शहजादा कहीं नजर नहीं आया। बहरहाल ज्यादातर ख्वारिज़म की जमीनें फतह कर ली गईं और इसका शाह कैस्पियन समंदर के एक जजीरे पर मर गया। जहां तक इसके लोगों का ताल्लुक है, कहा जाता है कि मंगोलों ने इस खुशहाल इलाके की आबादी 2 मिलियन से घटाकर 2 लाख कर दी। एशिया पर मंगोलों का हमला अभी शुरू ही हुआ था। मंगोल हमलों पर हमारी सीरीज की दूसरी वीडियो देखने का शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।